हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे पत्राचार विद्यालय के बारे में डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें जो प्रोस्पेक्टस भी जो इशू किया गया है उसको भी मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो जो भी बच्चे क्लास 9 में अगर फेल हो गए हैं या क्लास 11th में फेल हो गए हैं तो वो क्लास 10th और 11th वाले क्लास 12th भी यहाँ से कर सकते हैं। और जैसे बच्चे जानना चाहते हैं कि सर 9th और 11th के लिए यहाँ पे फॉर्म नहीं निकले क्या, अभी जैसे इसका अपडेट आएगा ना 9th क्लास और 11th क्लास के लिए तो वो भी मैं आपको अलग से बता दूंगा। अभी यहाँ पर क्लास 10th और क्लास 12th के एडमिशन हो रहे हैं। तो ये जो पत्राचार विद्यालय होता है बच्चों, ये जो है ना पूरी तरीके से सीबीएसई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही होता है। बस ये कि आपको इसमें रेगुलर स्कूल नहीं जाना होता और इसकी एक ही जगह मेन ब्रांच है, आपको सीधा वहीं पर ही जाना है। पहले आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा, फिर आपको सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट सब ले जाकर ना वहाँ पे सबमिट भी करने होंगे। आप इसे ध्यान से समझ लीजिए, मैं आपको बिल्कुल आराम से सही से बता रहा हूँ, आपको पेशेंस से सुनना है। पत्राचार विद्यालय के जो एडमिशन है वो 7 अगस्त 2023 से 6 सितंबर 2023 तक चलेंगे। सीबीएसई की पढ़ाई है तो इसका मतलब ये कि जो दिल्ली के जितने बच्चे हैं ना, जो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए बेनिफिट ये रहता है कि सारी की सारी पढ़ाई सेम रहती है। बस इसमें ये फ़ायदा है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी सब मैं आपसे डिस्कस कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में तो बहुत ज़्यादा डिटेल दे रखी है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ये जो सर्कुलर इशू किया है आज ही, तो यहाँ पर बता रखा है कि आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेंगे तो आपको जो है पत्राचार विद्यालय में पर्सनली जाना होगा। अगर आप डायरेक्टली करवा रहे हैं, किसी के थ्रू नहीं करवा रहे, ठीक है, आप डायरेक्टली करें, ज़्यादा बेनिफिट रहता है। तो आपको देखो सुन लो दोबारा से, आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर लेते हैं तो कैंडिडेट को विजिट करना होगा पत्राचार विद्यालय में पर्सनली ऑन द डेट एंड टाइम अलॉटेड ऑन देयर एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आपको डेट या टाइम दिया जाएगा, जब आप ऑनलाइन भरेंगे ना, आपको उसमें एक डेट एंड टाइम दिया जाएगा, तो आपको उस डेट को जाना है और जितना टाइम लिखा है ना उससे पहले ही वहाँ पर पहुँच जाना। यहाँ बताया गया कि अगर आप फॉर्म जो है 7 तारीख को भरते हैं, ठीक है, तो आपको 7 तारीख के अगले दिन ही फॉर्म सबमिट करने के लिए जाना होगा। अगर कोई सोचे कि 8 तारीख के बाद में वो अप्लाई करे तो उसको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा, तो उसको बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा डियर। ठीक है, तो ये जो लिंक है एडमिशन का ऑनलाइन फॉर्म का, ये 6 सितंबर 2023 को शाम के 5 बजे तक रहेगा। आपको कोई भी डाउट जानना है ना तो आप इस फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे 10 से 5 के 5:30 के बीच में। जब आप डीओई की साइट पर जाएंगे तो ये प्रोस्पेक्टस दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आने वाला आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बिल्डिंग है, आप देखिए, ये एक ही जगह पर है, वहीं पर आपको जाना होगा। जब आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे जो आपके फॉर्म में लिखी होगी डेट, उस तारीख को, ये इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ने से आपको सारे के सारे जो आंसर चाहिए ना क्वेश्चन के, वो सब मिल जाएंगे। देखिए 7 तारीख से स्टार्ट है, 6 सितंबर तक है। इंटरनल असेसमेंट भी आपको करने पड़ेंगे और ये आपको जो पत्राचार विद्यालय की जो www.edudel.nic.in है ना, उसकी ऑफिशियल साइट पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो आपको बनाने पड़ेंगे। 20 सितंबर के होते हैं। 15 दिन आपकी क्लासेस लगेंगी, वो आपको सर्कुलर के थ्रू बता दी जाएगा। मैं भी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, 2 बार लगती हैं, प्रोग्राम 1 प्रोग्राम 2। तो आपको पत्राचार विद्यालय में जहाँ पर आपको क्लासेस के लिए कहा जाएगा, वैसे वहीं बिल्डिंग पर जाना पड़ता है, तो आपको वहाँ पर क्लासेस जो है लेनी पड़ेंगी। सीबीएसई की जो गाइडलाइंस होती है उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, इसलिए तो बेनिफिट है क्योंकि एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। एडमिट कार्ड भी आपको फरवरी में मिलेगा। एनुअल एग्जाम आपका सीबीएसई के बोर्ड के साथ ही होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसलिए बहुत बढ़िया है, इसलिए शुरू से मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ और आपने पेशेंस से मेरी वीडियो सुनी। आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ बता रखा है कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, दिल्ली के बच्चे, ये सब जो और भी यहीं देख सकते हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको पूरा दिखा रहा हूँ जो मेन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पत्राचार विद्यालय विद्यार्थियों किसी प्रकार के चरित्र प्रमाण पत्र या अनुशंसा पत्र जारी नहीं करता है। ठीक है, ये कुछ बातें लिखी हुई हैं।
ठीक है। पतंजलि विद्यालय के छात्रों को डीटीसी पास या अन्य किसी भी पास की सुविधा भी नहीं मिलती है। अगर आप सोचो तो कि आपको डीटीसी पास मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। और आपको विद्यालय समिति का अवकाश, देखो आपको 10 बजे से 5 बजे के बीच में ही आना होगा, और शनिवार रविवार तथा अन्य राजपत्रित अवकाश के दिनों में विद्यालय बंद रहता है। ये अगर आप यहाँ पर जाएं तो आप वर्किंग डेज वाले दिन ही जाना, बिना उसके मत जाना। ठीक है। क्लास 10th की पहले यहाँ बात कर लें, फिर क्लास 12th की बात कर लेंगे। दोनों का ही बता रखा है कि मीडियम जो है वो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा। आप दोनों में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। और आपको जो डीवी और सपोर्टिंग मटेरियल जो है, मैंने कहा था ना आपको सारी दिल्ली के जितने भी स्कूल्स हैं उसी के अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, और भी बहुत कुछ आपको मिलेगा इसमें। ठीक है। और यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं क्या क्या बता रखा है। मेन जो है मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एडमिशन का प्रोसीजर ऑनलाइन होगा। ठीक है। और उसके बाद आपको सारे डॉक्यूमेंट अगले दिन जो भी है उसमें जो डेट लिखी है आपको सबमिट करवाने के लिए जाना पड़ेगा। फीस है वो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होगी, और फॉर्म कैसे भरना है उसकी वीडियो भी आप देख लेना, मैंने बना रखी होगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और ठीक है। तो जो भी अगर सीबीएसई की गाइडलाइंस आती है तो उसी के अकॉर्डिंग आपसे जो है फीस ली जा रही है। ठीक है। और जैसे अगर गाइडलाइंस है और कई लोगों को जैसे कुछ छूट वगैरह मिल जाती है, तो फिर अगर है ऐसा तो उनको फिर उसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगा। ठीक है। तो आपको जैसे एक रेजिडेंस प्रूफ लगाना पड़ेगा। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे ना घर का प्रूफ, तो क्या क्या लगा सकते हैं ये सारा बता रखा है। इसमें से कोई भी एक लगा सकते हैं, जैसे पासपोर्ट हो गया, बिजली का बिल हो गया, राशन कार्ड हो गया, मतदाता पहचान पत्र हो गया। ठीक है। और आपको खुद उस पर साइन करने होंगे, इसे अटैच करना कहते हैं। ये आप देख सकते हैं क्या क्या मांगा है इसमें। ये सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि जो आप फोटो कॉपी कराएंगे ना उस पर आप खुद अपने साइन कर देंगे। और जो फॉरेन कैंडिडेट्स हैं जो आउटसाइड इंडिया के हैं उनके लिए यहाँ कुछ बता रखा है, आप देख सकते हैं। यहाँ रूल लिखा हुआ है तो वो पढ़ लेंगे जो भी है। ठीक है। आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलता है इसमें, जिसमें आपको ये मतलब पूरी तरह से ना आप तभी वहाँ क्लासेस अटेंड कर पाएंगे जब आपके पास ये होता है। ठीक है। और आपको ये बता रखा है कि देखो जो भी आपको ये जो पीसीबी क्लासेस वगैरह जो भी आप ले रहे हैं ना, तो आई कार्ड वगैरह आप बहुत संभाल के रखेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट होंगे अगर गुम हो गया तो आपको बड़ी दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। ठीक है। और अगर खो जाएगा तो 100 रुपये लगेंगे दोबारा लेने में, धक्के वगैरह बहुत खाने पड़ेंगे आपको। ठीक है। तो 10th और 12th के लिए जो कलेक्शन और एडमिट कार्ड फॉर सीबीएसई एग्जामिनेशन, तो आपको एडमिट कार्ड भी मिलेगा ना जब सीबीएसई की तरह से होता है पूरा, तो वो आपको ऑनलाइन बता जाएगा। फिर आपको फिर इसको वहीं पर जाकर आपको गाइड करना पड़ेगा। ठीक है। और ये आपकी जो ट्यूशन फीस वगैरह है, क्योंकि 15 दिन फिर 15 दिन 2 बार बुलाया जाता है इसमें। ठीक है। तो ये सारा यहाँ पर बता रखा है कि आपको सारा का सारा शेड्यूल वगैरह बता दी जाएगा। और 10वीं में आप तभी अप्लाई कर सकते हैं या तो आप 9वीं पास हो या फेल हो। ठीक है। और आपकी जो उम्र है ना 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी की प्रवेश आयु 31/5/2023 को कम से कम 14 साल की होनी चाहिए। 14 साल आप कम से कम होनी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और आपको जो है ना एडमिशन अगर लेना है तो 9th क्लास जहाँ से आपने पास करी है फेल करी है, ठीक है, जो भी, तो ओरिजिनल आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वहाँ पर जमा कराना पड़ता है। ठीक है। टीसी वगैरह आपको जो है जमा करानी पड़ती है। उत्तीर्ण मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल या कंपार्टमेंट जो भी आपकी आई होगी। ठीक है। अब जैसे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 8वीं से सीधा 10वीं करते हैं, तो 8वीं का आप जो है फिर लगा सकते हैं अपनी जो रिपोर्ट कार्ड वगैरह एफिडेविट के साथ वगैरह जो भी चाहिए होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये आपको एफिडेविट वगैरह लगाना पड़ता है। और साथ में अगर आप SC/ST हैं, ठीक है, तो जो भी है आपको वो भी लगाना पड़ेगा। फीस की रिसीट भी आपको लगानी पड़ेगी। और रेजिडेंस प्रूफ आपको 2 लगानी पड़ेगी, फोटोकॉपी 2। ठीक है। 2 फोटोकॉपी लगानी है आपको। और फिर अगर आप दिव्यांग है तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हैं। SC/ST OBC वगैरह कुछ है तो वो भी आप लगा सकते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट जो है आपको क्या क्या मिलेंगे यहाँ पर,
आपको बता रखा है। ये देखिए, अगर आप क्लास 10th के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से कोई एक चूज़ कर लें। ठीक है, ये चीज़ हिंदी में भी बता रखी है। इनमें से आप एक चुन लें जो ऊपर आपने नहीं चुना। ठीक है, ये आपको पक्का करना पड़ेगा। और इन दोनों में से अगर आप एक लेंगे, मतलब बेसिक या स्टैंडर्ड मैथ, दोनों में से एक लेंगे, और साइंस भी आप, और एडिशनल सब्जेक्ट, इनमें से कोई आप एक चूज़ कर सकते हैं, तो आपके पास 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और एक साथ भी आप ले सकते हैं, आप 2 एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, लैंग्वेज में इसमें भी बेनिफिट मिलता है कि अगर मान लो आपने 3 लैंग्वेज ले ली, एक इसमें ले ली, एक इसमें ले ली, और एक अपनी ये वाली लैंग्वेज, इनमें से एक चूज़ कर ली, तो 3 में से 2 लैंग्वेज में पास होना जरूरी होता है। मान लो कोई बच्चा इंग्लिश में रह गया, हिंदी और संस्कृत में पास हो गया, तो वो पास है ना। ऐसे ही अगर आप ये वाला सब्जेक्ट ले लेते हैं ना एडिशनल, तो अगर आप इनमें से किसी में रह जाते हैं तो उसकी वजह से आप पास हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जो भी डिसीजन करना सोच समझ कर करना, एडिशनल लेने में बेनिफिट रहता है। ठीक है, और ये एक स्कीम स्टडी बी भी है। तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि आप ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये ना स्कीम है, ये स्कीम ऑफ स्टडी ए थी, आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं। एक दूसरी स्कीम भी दे रखी है यहाँ पे, आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, आपको एसएसटी लेनी पड़ेगी। अब जिन बच्चों को मैथ नहीं लेनी ना, तो मैथ की जगह होम साइंस कंपलसरी ले सकता है, क्या ले सकती है, तो साइंस कंपलसरी लेनी पड़ेगी। इनमें से कोई एडिशनल सब्जेक्ट, इनमें से कोई एडिशनल का मतलब आपकी मर्जी, आप एडिशनल लो या ना लो। अगर आप एडिशनल लेते हैं तो आपको बेनिफिट बहुत मिलता है। और एक स्कीम नंबर 3 भी है। तो स्कीम नंबर 3 में क्या है कि आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, इनमें से एक लैंग्वेज चूज़ करनी है, एसएसटी करनी पड़ेगी, आपको मैथ्स लेनी पड़ेगी। अब जिन बच्चों को साइंस नहीं चाहिए तो वो साइंस की जगह होम साइंस ले सकते हैं, और एडिशनल में इनमें से कोई एक, और एडिशनल में इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। जो ऊपर चूज़ किया होगा उसे दोबारा नहीं चूज़ कर सकते। अब आज ही 12th क्लास में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, देखिए आप 12th क्लास के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th क्लास में ना आप 10th क्लास पास होने चाहिए, ये गारंटेड है, ये 10th पास चाहिए। लेकिन 1 साल का गैप ईयर चाहिए। आप 11th क्लास में फेल हो गए हैं या पास हो गए तब भी आप 12th में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12th क्लास में फेल हो गए तब भी आप 12th में दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, एक तो क्लास 10th की आपको जो है ना सर्टिफिकेट वगैरह, मार्कशीट वगैरह लगानी पड़ेगी, कंपलसरी है। ठीक है, आपको जो रिपोर्ट करिए, प्रमोशन लेटर जो भी मिलेगा, ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, आपके खुद के साइन होने चाहिए, तो वो आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप पत्राचार विद्यालय के बच्चे हैं तो, ठीक है, पत्राचार विद्यालय के बच्चों की बात हो रही है, जो पत्राचार विद्यालय में पहले से पढ़ रहे हैं उनकी बात हो रही है। SC ST का डॉक्यूमेंट हो गया, अगर आप डिसेबल है उसका सर्टिफिकेट हो गया, 2 साल अटैच फ़ोटो हो गई, ऑनलाइन फीस पेमेंट हो गई। ठीक है, अगर आप जो है पहले से जो है ना डॉक्यूमेंट टू बी अटैच विद एडमिशन फॉर्म, तो यहाँ पर सबके लिए बात की गई है। मतलब जो बच्चा किसी और स्कूल वगैरह में पढ़ता था तो उसको स्कूलिंग सर्टिफिकेट देना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लगानी है, 10th क्लास की पास होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, और SC ST का सर्टिफिकेट, और 2 सेल्फ अटेस्टेड जो है अगर वो फिजिकल डिसेबल है, और दिल्ली का प्रूफ, ऑनलाइन फीस पेमेंट। तो मतलब पता चल विद्यालयों के लिए ये अलग रूल है। ठीक है, और जो पता चल के स्टूडेंट नहीं है, दिल्ली के किसी भी और स्कूल के हैं, तो उनके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट है जो उनको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे अगर आपको डॉक्यूमेंट वगैरह सही से पता होते हैं तो आप गलती नहीं करते हो। ठीक है, तो अब इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ जो भी आप लेना चाहते हैं, जो एलिजिबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो अब ये बता रखे स्कीम सारी। साइंस स्ट्रीम में अगर आप चूज़ करते हैं तो आपको क्या क्या मिलेगा, देखो लैंग्वेज में इनमें से क्या मिलेगा, कोई एक आपको चूज़ करनी होगी। मेन सब्जेक्ट में आपको लिखा है कि आप 4 मेन सब्जेक्ट ले सकते हैं, ठीक है, या 3 मेन सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप 4 लेंगे तो एक लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी, अगर आप 3 लेंगे तो 2 लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेगी। इनमें से कोई से भी आप 4 या 3 जॉब को डिसाइड करने कर सकते हो। आप एडिशनल भी ले सकते हो, एडिशनल में लैंग्वेज ले सकते हो। ठीक है, और कॉमर्स वालों के लिए यहाँ बोला गया कि आप इनमें से कोई एक लैंग्वेज आपको लेनी है। ठीक है, और आप 4 सब्जेक्ट अगर एक लैंग्वेज लेते हो, 3 सब्जेक्ट अगर आप 2 लैंग्वेज लेते हो। अब जैसे बच्चा कोई कॉमर्स का है, उसने इंग्लिश ले ली, हिंदी ले ली, अकाउंटेंसी, बिजनेस और इको ले ली, मैथ नहीं लेना चाहता,
ठीक है। और कोई अकाउंट्स का बच्चा है, उसने क्या करा, इंग्लिश ले ली, अकाउंटेंसी, बिजनेस, इको और मैथ्स ले ली। तो इस तरीके से वो चूज़ कर सकता है, ज्योग्राफी ले सकता है, फिजिकल एजुकेशन ले सकता है, और भी बहुत कुछ है। एडिशनल में भी आप भर सकते हो, कोई भी कुछ भी भर दो, ठीक है। जो भी आपने ऊपर नहीं भरा ना वो आप एडिशनल में ले सकते हो। अब ह्यूमैनिटीज़ वाले देख लें जो आर्ट्स हैं, तो इनमें से कोई आपको 2 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज चूज़ करनी है और बाकी में से कोई 4 सब्जेक्ट के 3 सब्जेक्ट। मान लो ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे ने इंग्लिश और हिंदी ले ली, 2 लैंग्वेज ले सकते हो आप, ठीक है। और बाकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, और किसी बच्चे ने सोशोलॉजी, किसी बच्चे ने इकोनॉमिक्स, जो भी चूज़ करना चाहे कर सकता है। एडिशनल में आप कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, एक ले सकते हो, खाली एक। तो NIUS वाले बच्चे, उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि अगर किसी NIUS बच्चे ने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अभी पास किया क्लास 10th, तो उसको गैप ईयर नहीं जरूरत है, मतलब 1 साल गैप की कोई ज़रूरत नहीं है, वो कर सकता है अप्लाई। और जो बच्चे 10वीं और 12वीं में फेल हुए ना 2 बार, ठीक है, CBSE, वो इसमें डायरेक्टली जो है अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड इन 10th एंड 12th क्लास मोर देन ट्वाइस में अप्लाई डायरेक्टली टू CBSE एज ए प्राइवेट कैंडिडेट। इन बच्चों को ना, जो बच्चों आप पत्राचार के हो ना, आपको प्राइवेट कैंडिडेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो और अब फीस पर आ जाओ, जो सबसे मेन है। अगर आप लेट नहीं करते, आपको 300 रुपये भर रहे हैं, ठीक है। SC ST हो, हैंडीकेप्ट हो तो 150 रुपये, विदेशी हो तो 300 रुपये, लेकिन कौन से, डिप्लोमेटिक, फॉरेन स्टूडेंट हैविंग फैसिलिटी विद डिप्लोमेटिक टैग। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे विद लेट फीस। तो जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा लेट फीस। देखो, क्लास 10th और 12th बच्चे 300 रुपये सिर्फ एडमिशन की फ़ीस है। अब आ जाओ एग्जामिनेशन फ़ीस पर, तो आपको 1500 रुपये देने होंगे 5 सब्जेक्ट के टोटल। तो इस तरीके से अगर कोई बच्चा 10वीं करना चाहता है और कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट नहीं ले रहा, तो उसको 1800 रुपये देने हैं। और अगर वो जो बच्चा है, ठीक है, ये 12वीं कर रहा है, तब भी उसको कितने रुपये देने हैं, 1800 रुपये देने हैं। और अगर वो SC ST है तो उसे 1200 प्लस 150 देने हैं। और अगर आप एक एडिशनल सब्जेक्ट लोगे तो आपको 300 रुपये देने पड़ेंगे। ये सभी के लिए एक जैसा। प्रैक्टिकल एग्जाम अगर किस सब्जेक्ट में होता है तो उसके 150 रुपये अलग से देने पड़ेंगे, ठीक है। वो जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो आपको पता लग ही जाता है, ठीक है। और यहाँ पर बता रखा है एग्जामिनेशन फ़ी फॉर 5 सब्जेक्ट। ये एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल कि एक बच्चे का कितना खर्चा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आप समझ लो। मान लो कोई जनरल स्टूडेंट है, उन्हें 5 सब्जेक्ट चूज़ कर लिए, तो 1500 रुपये उसको 5 सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट के 300 रुपये, और मान लो एक प्रैक्टिकल है 150, तो उसके पैसे टोटल कितने बन जाएंगे यहाँ बता रखा है। तो 1800, 1950 बनेंगे उसका टोटल खर्चा। अगर वो SC ST है तो उसका टोटल खर्चा कितना बनेगा बता रखा है। और अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसका कोई खर्चा नहीं है, फ्री है वो, ठीक है। तो डियर, मैंने आपको बता दिया। एफिडेविट जहाँ जरूरत पड़ेगी ना, तो एफिडेविट का ये पूरा परफॉर्मा दे रखा है, ठीक है। तो ये आप एफिडेविट का भी देख सकते हैं। ये गैप ईयर का होता है ना, गैप, आप अगर आपने 1 साल 10वीं का सीधे 12वीं करिए तो गैप ईयर दिया है, तो आपको पूरा ये भरने पड़ते हैं। ये ओनली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो ऑन द बेस ऑफ डुप्लीकेट, जिनका SLC या TC डुप्लीकेट गुम हो गया था ना, तो स्कूलिंग में सर्टिफिकेट या TC, तो उनको भरना पड़ता है भाई कि मेरा गुम हो गया इस तरीके से। और ये परफॉर्मा एफिडेविट का है अगर आपने 1 साल का गैप लिया है तो, ठीक है। और अगर आप डुप्लीकेट आई कार्ड दोबारा बनवाना चाहते हैं तो ये उसका है, ठीक है। ये अलग अलग हैं, ये सारे आपका PDF और ये प्रोस्पेक्टस हमेशा अपने पास में रखना, कब काम आ जाए पता नहीं। तो और जो स्टूडेंट्स क्लास 10 में एडमिशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, और जिन्होंने क्लास 9 प्राइवेटली करी थी उनके लिए, ठीक है, मतलब पत्राचार से करी थी, ठीक है। तो और ये परफॉर्मा जो है उन बच्चों के लिए जो 8वीं जिन्होंने करी है और फिर 9वीं प्राइवेटली करी है तो 10th करना चाहते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे हैं, बाकी ये पूरा बता रखे हैं यहाँ पर। ये आप अब पढ़ लेना इसे। एडमिशन प्रोसेस है तो वो वीडियो जो बना रखी ना, वो आपकी हेल्प कर देगी ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ, मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा अपना करना चाहे तो अपना भी कर सकते हो, बाकी वीडियो भी देख सकते हो आप। तो इतना ही था इस वीडियो में, मैंने पूरी कोशिश की है सारी इन्फॉर्मेशन देने की, ठीक है। और ये सारे डॉक्यूमेंट वगैरह लिखे ना, तो देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। तो एप्लीकेबल मतलब तो अगर आपके ऊपर लागू होता है तभी आपको जमा करना है। जैसे यहाँ लिखा ना,
गैप ईयर एफिडेविट, अगर किसी बच्चे ने 1 साल का गैप लिया है, मतलब वो 10वीं का सीधा 12वीं करना चाहता है, 11वीं में फेल नहीं है वो या पास नहीं है, तो उसको ही ओरिजिनल गैप ईयर एफिडेविट लगाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लगाना। इफ एप्लीकेबल का मतलब होता है अगर लागू होता तो लगाओ, नहीं तो नहीं लगाओ। बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की लिए जरूरत पड़ती है तो ये जरूरी हो गया, लेकिन 12वीं के लिए जरूरी नहीं पड़ता, क्योंकि 12वीं में 10वीं का सर्टिफिकेट ही काम आ जाता है। तो ये लिखा है। और पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जहाँ पे इफ एप्लीकेबल नहीं लिखा ना वो आपको कंपलसरी जमा कराने ही कराना है, समझो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से देख लो, बहुत अच्छे से प्रोस्पेक्टस बनाया गया है, और मैंने भी पूरी कोशिश की समझाने की। बहुत से और भी आपके डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में लिखना, फिर मैं और वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर, स्टूडेंट्स।